जब पूरी दुनिया गेम के समय में प्रवेश कर गई, तो शुरुआत में ही मुझे एकमात्र छिपी हुई प्रतिभा, शाश्वत शक्ति प्राप्त हुई। ये मेरे क्षेत्र के सभी शाश्वत यूनिट्स को मिलने वाले किसी भी अस्थायी बढ़ावा को स्थायी बढ़ावा बना सकती थी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उत्साह से चिल्लाया, मतलब जब तक किसी पर एक बार भी कोई सहायक स्किल लग जाए, उसका बफ हमेशा के लिए बना रहेगा। ये तो सीधे सीधे चीट जैसा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे जिस बात ने उत्साहित किया, वो ये थी कि ये बर्फीली सर्वाइवल दुनिया वही गेम थी जिसे मैं पहले खेल चुका था। गेम का अनुभव होने के कारण मुझे पूरा विश्वास था कि इस नए युग में मैं सबसे आगे निकलूंगा और अपनी किस्मत बदल दूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरे पास अचानक एक महिला दिखाई दी। वो मेरे मर चुके बॉस की मंगेतर लियू मुशुए थी। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, गेम अब फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू करेगा। नए संस्करण में अधिकतम 4 लोगों का एक परिवार बनाया जाएगा। जिनके रिश्तेदार मौजूद नहीं होंगे, उन्हें अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ स्वतः एक टीम में जोड़ दिया जाएगा। मुझे तुरंत समझ आ गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं अपने बॉस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भाभी लियू मुशुए को लेने जा रहा था। संयोग से उसी समय गेम ने वास्तविक दुनिया पर आक्रमण कर दिया, इसलिए हम दोनों एक ही टीम में आ गए। इसके बाद मेरा ध्यान सामने दिखाई दे रहे क्लास चयन पैनल पर गया। वर्तमान में खिलाड़ी 5 क्लास में से एक चुन सकते थे। हाँ, आयरन मैकेनिक, आर्कटिक वॉरियर, फ्रॉस्ट मैज, अरोरा नाइट, स्नो हंटर। गेम का अनुभव होने के कारण मैं जानता था कि इनमें सबसे शक्तिशाली क्लास, हाँ, आयरन मैकेनिक है। लेकिन वो लेट गेम की क्लास थी और शुरुआती दौर में उसकी लड़ाकू क्षमता बहुत कमज़ोर रहती थी। आर्कटिक वॉरियर और स्नो हंटर शुरुआती दौर में अच्छे थे, लेकिन बाद में उनकी ताकत कम पड़ जाती थी। बाकी बची फ्रॉस्ट मैज और ऑरोरा नाइट। ऑरोरा नाइट एक सपोर्ट क्लास थी जो आमतौर पर टीम के साथ मिलकर लड़ती थी, जबकि फ्रॉस्ट मैच शुरुआत और अंत दोनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन करती थी। इसलिए मैंने बिना झिझक फ्रॉस्ट मैच चुन ली। सिस्टम की आवाज़ आई, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक फ्रॉस्ट मैच क्लास चुनी है। एलिमेंटल एफिनिटी अनलॉक हो गई है। ठंड के प्रति प्रतिरोध थोड़ा बढ़ गया है। शुरुआती उपकरण आपके स्टोरेज बॉक्स में रख दिए गए हैं। साथ ही सिस्टम ने एक और सूचना दी, रात होने में अभी 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं। शुरुआती सुरक्षा अवधि के दौरान कैंप पर कोई राक्षस हमला नहीं करेगा। शुरुआती सुरक्षा अवधि 5 दिन 17 घंटे शेष। ये देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। इस समय तापमान पहले ही -32 डिग्री सेल्सियस था। रात होने पर ये और 20 डिग्री नीचे चला जाएगा। ठंड से बचने का मुख्य सहारा केवल कैंप फायर और स्पिरिट पर्ल हट थे। लेवल 1 कैंप फायर 10 मीटर के दायरे में तापमान 5 से 20 डिग्री तक बढ़ा सकता था, जो फिलहाल पर्याप्त था। लेकिन टूटी हुई स्पिरिट पर्ल हट की मरम्मत के लिए 10 लकड़ियां और 10 पत्थर चाहिए थे। सौभाग्य से कैंप फायर के पास पहले से ही कटी हुई लकड़ियां और सफ़ेद पत्थरों का ढेर रखा था। मैं उन्हें इकट्ठा करने ही वाला था, उसी समय पास खड़ी लियो मुशुए भी सिस्टम की जानकारी समझ चुकी थी। उसने मेरी ओर देखकर पूछा, अशिंग, अभी जो सिस्टम ने क्लास चुनने के लिए कहा था, मुझे कौन सी क्लास चुननी चाहिए? मैंने बिना झिझक कहा, भाभी आप ऑरोरा नाइट चुनिए। ये सलाह देने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ भी था। मुझे पता था कि ऑरोरा नाइट के पास बाद के चरणों में बहुत सारे शक्तिशाली बफ होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन मेरी शाश्वत शक्ति के कारण वे सभी अस्थायी बफ स्थायी बन सकते थे। कल्पना कीजिए, अगर पूरी सेना पर स्थायी बफ लग जाए, तो उनकी युद्ध क्षमता कितनी भयानक होगी। लियो मुशुए ने मेरे फैसले पर कोई संदेह नहीं किया। इस अनजान दुनिया में मैं ही उसका एकमात्र परिचित व्यक्ति था। इसके बाद मैंने शुरुआती सामग्री का बॉक्स खोला। उसमें से मुझे रोटी, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर का हथौड़ा और अन्य शुरुआती सामान मिला। मैंने तुरंत सामग्री इकट्ठा करनी शुरू की और टूटी हुई स्पिरिट पर्ल हट की मरम्मत शुरू कर दी। इस दौरान लियो मुशुए भी मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कैंप फायर को अपग्रेड करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने भेज दिया। कुछ ही देर में कैंप फायर लेवल 2 पर पहुंच गया। उसकी गर्मी का दायरा बढ़कर 20 मीटर हो गया। उसी समय स्पिरिट पर्ल हट की मरम्मत भी पूरी हो गई। सिस्टम की सूचना आई, क्षेत्र इंटरफेस अनलॉक हो गया है। बधाई हो,
अब आप और भी बुनियादी इमारतें बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद एक और सूचना दिखाई दी। आप पूरे सर्वर में स्पिरिट पर्ल हट बनाने वाले पहले जीवित बचे खिलाड़ी हैं। नाम, स्किल बुक, आइस हील। आइस हील कुछ मानसिक शक्ति खर्च करके लक्ष्य को 3 सेकंड तक, हर सेकंड उसकी अधिकतम जीवन शक्ति का 0.8% वापस दिलाती है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। स्किल बुक सामान्यतः आसानी से नहीं मिलती थी। ये सचमुच अप्रत्याशित इनाम था। इसके बाद मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और निर्माण इंटरफेस में जाकर पोलर मैन हट बनाने का विकल्प चुना। पोलर मैन हट भोजन खर्च करके पोलर मैन को काम पर बुलाया जा सकता है। इसमें अधिकतम 4 लोग रह सकते हैं। मरम्मत में 45 मिनट लगते हैं, लेकिन अधिक लोगों के साथ मिलकर काम करने पर समय कम हो जाता है। अपने पिछले गेम के अनुभव के आधार पर मुझे पता था कि शुरुआती दौर में सबसे पहले यही इमारत बनाना सबसे सही निर्णय था। इसलिए मैंने लियो मुशुए को भी साथ बुलाकर उसकी मरम्मत शुरू कर दी। कुछ ही देर में पोलर मैन हट की मरम्मत पूरी हो गई। उसी समय सिस्टम की सूचना आई, बधाई हो, आप पूरे सर्वर में पोलर मैन हट बनाने वाले पहले जीवित बचे खिलाड़ी हैं। नाम, 50 रोटियां। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। एक पोलर मैन की भर्ती के लिए 5 भोजन की आवश्यकता होती थी। अब इस इनाम की वजह से मैं बिना किसी दबाव के सीधे चारों पोलर मैन भर्ती कर सकता था। हालांकि उन चारों के अपने अपने नाम थे, लेकिन याद रखने में आसानी के लिए मैंने उनके नाम बदलकर दाझुआंग, एरझुआंग, सांझुआंग और सीझुआंग रख दिए। इसके बाद मैंने निर्माण पैनल खोला। इस समय अभी भी कई इमारतें बनाई जा सकती थीं, जैसे इंडोर फायरप्लेस, चूल्हा, लकड़ी मिल, सिलाई की दुकान। लेकिन इन सभी के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने सीधे ताझुआंग और इरझुआंग को लकड़ी काटने भेज दिया, जबकि सांझुआंग और सीझुआंग को पत्थर इकट्ठा करने का काम सौंप दिया। उधर मैं और लियो मुशुए पहले उपलब्ध सामग्री से कैंप फायर को लेवल 3 तक अपग्रेड कर दिया। इसके बाद हमने घर के अंदर एक फायरप्लेस और कुछ साधारण फर्नीचर भी बना दिए। ये सब पूरा करने के बाद मैंने राहत की सांस ली और चैट पैनल खोलकर विश्व चैट देखने लगा। वहाँ लगभग सभी खिलाड़ी इस नई दुनिया को लेकर भ्रमित और परेशान थे। उन्हें देखकर मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इस गेम को पहले किसी ने नहीं खेला है। उसी समय कैंप के बाहर से इरझुआंग की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे देखते ही वो जल्दी से बोला, लॉर्ड, कैंप के बाहर जंगल में एक बड़ा सांप है। दाझुआंग को उसने काट लिया है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने तुरंत दाझुआंग का स्टेटस खोला। उसका एचपी आधा रह गया था और उस पर लेवल 1 जहर का प्रभाव था। लेकिन ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। लेवल 1 जहर के लिए केवल लियू मुशुए का एक प्यूरिफिकेशन स्किल ही काफ़ी था। लियू मुशुए ने धीरे से मंत्र बोला, पवित्र ओरोरा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। अगले ही क्षण दाझुआंग के शरीर से जहर पूरी तरह समाप्त हो गया। उसी समय मैंने उस पर आइस हील का प्रयोग किया। दाझुआंग के सिर के ऊपर लगातार +2 के हरे अंक दिखाई देने लगे। उसी समय सिस्टम की सूचना आई, आइस हील सफलतापूर्वक प्रयोग की गई। प्रतिभा शाश्वत शक्ति सक्रिय हो गई है। ये कौशल अब स्थायी प्रभाव में बदल गया है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपचार वाला कौशल भी स्थायी बफ बन सकता है। लेकिन अगले ही क्षण मैं उत्साहित हो उठा। इसका मतलब था कि अब दाजवांग लगातार बिना रुके एचपी रिकवर करता रहेगा। वो एक ऐसा अग्रिम पंक्ति का योद्धा बन चुका था जो लगभग लगातार खुद को ठीक करता रहेगा। दाजवांग ने अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस किया और तुरंत सम्मान से कहा, लॉर्ड, आपकी शक्ति सचमुच असीम और महान है। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, दाजवांग की वफादारी 70 से बढ़कर 80 हो गई है। मैंने सोचा, क्या यही प्रभाव मेरे और लियू मुशुए पर भी लगाया जा सकता है? मैंने तुरंत लियू मुशुए पर आइस हील का प्रयोग किया। सिस्टम ने फिर सूचना दी, आइस हील स्थायी प्रभाव में बदल गई है। मैं और लियू मुशुए दोनों हैरान रह गए। ये क्षमता सचमुच बहुत असाधारण थी।
इसके बाद मैंने स्वयं पर भी आइस हील लगाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मेरे सिर में तेज चक्कर आने लगा। मैं समझ गया कि मेरी मानसिक शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत दाजवांग और बाकी लोगों को साथ लिया और उस बड़े सांप को खत्म करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंच गए। मेरे सामने उस सांप की जानकारी दिखाई दी। स्नो पॉइजन स्नेक, लेवल 2 राक्षस। दाजवांग लगातार एचपी रिकवर कर रहा था, इसलिए वो सबसे आगे खड़ा होकर हमला सहता रहा। कुछ ही देर में हमने उस जहरीले सांप को मार गिराया। सिस्टम की सूचना आई, स्नो पॉइजन स्नेक को मार दिया गया। 30 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप इस क्षेत्र में पहला जंगली राक्षस मारने वाले खिलाड़ी हैं। इनाम, स्नेक मैन प्रीस्टेस भर्ती स्क्रॉल। इसका उपयोग करने पर लेवल 5 की स्नेक मैन प्रीस्टेस आपकी सहायता के लिए बुला ली जाएगी। ये देखकर मैंने तुरंत उस स्क्रॉल का उपयोग कर लिया। स्क्रॉल का उपयोग करते ही एक सुंदर सांप मानव स्त्री मेरे सामने प्रकट हुई। उसने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, आदरणीय लॉर्ड, स्नेक मैन प्रीस्टेस इलेना आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने तुरंत इलेना का स्टेटस देखा। उसके पास 2 बफ कौशल थे, स्केल आर्मर। कुछ समय के लिए स्वयं या साथी को 10 अतिरिक्त रक्षा डिफेंस प्रदान करता है। स्नेक मैन फ्रेंजी स्वयं या साथी को 60 सेकंड के लिए फ्रेंजी अवस्था देता है, जिससे चलने की गति और आक्रमण गति 20% बढ़ जाती है। जितने भी बफ प्रकार के कौशल थे, वे मेरी शाश्वत शक्ति के साथ मिलकर स्थायी बन सकते थे। मैंने तुरंत लेना से हम सभी पर ये दोनों कौशल प्रयोग करने को कहा। अगले एक क्षण मैं, लियो मशुए, दाजू आंग और बाकी सभी ने इन दोनों बफ का प्रभाव प्राप्त कर लिया। मेरी शाश्वत शक्ति सक्रिय हुई और दोनों बफ स्थायी बन गए। इसके बाद मैंने एलेना पर भी आइस हील का प्रयोग किया। उस पर भी ये कौशल स्थायी प्रभाव में बदल गया। अपने शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करके एलेना ने आश्चर्य से कहा, लॉर्ड, आपकी शक्ति सचमुच अथाह है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। इसके बाद मैंने स्नो पॉइजन स्नेक के शव को अलग किया। मुझे एक जहरीला विष थैला, जिससे हथियारों पर जहर लगाया जा सकता था, और 17 टुकड़े सांप का मांस प्राप्त हुआ। सांप का मांस देखते ही दाजू वांग और दूसरे पोलर मैन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, हमें बहुत समय से मांस खाने को नहीं मिला। अगर कोई हमें एक टुकड़ा मांस भी खिला दे, तो हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। मैं मुस्कुराकर बोला, अगर तुम लोग मेहनत से काम करोगे, तो आज रात सबको सांप का सूप मिलेगा। कैंप लौटने के बाद सान जुआंग ने मुझे रिपोर्ट दी, लॉर्ड, जहां हम पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, उसके पास एक छोटी कोयले की खान मिली है, लेकिन वहां 2 स्नो वुल्फ पहरा दे रहे हैं, इसलिए मैं पास नहीं गया। कोयले की खान का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। कोयला लकड़ी से कहीं बेहतर ईंधन था। अगर कोयला मिल गया, तो लकड़ी को दूसरी इमारतें बनाने के लिए बचाया जा सकता था। मैंने पूछा, वे स्नो वुल्फ कितने शक्तिशाली हैं? सान जुआंग ने उत्तर दिया, वे शायद उस जहरीले सांप से थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं। मैंने सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वे लगभग लेवल 3 या 4 के राक्षस थे। अब हमारे पास लेवल 5 की लेना थी, इसलिए उन्हें हराने की पूरी क्षमता थी। मैंने सान जुआंग और सिजुआंग की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है। आज रात तुम्हें अतिरिक्त मांस मिलेगा। इसके बाद मैं पूरी टीम को लेकर कोयले की खान की ओर चल पड़ा। कोयले की खान के पास पहुंचते ही मेरे सामने उस खान की जानकारी दिखाई दी। उसी समय मैंने उन दोनों स्नो वुल्फ को भी देख लिया। पैनल पर साफ लिखा था, लेवल 3 जंगली राक्षस। लेकिन हमारी पूरी टीम के पास अब स्थायी हील, स्थायी रक्षा और स्थायी बफ थे। इसके अलावा एलेना भी हमारे साथ थी। युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद सिस्टम की सूचना लगातार सुनाई देने लगी। आपके क्षेत्र की सदस्य एलेना ने स्नो वुल्फ को मार दिया। 40 अनुभव अंक प्राप्त हुए। आपने 20 अनुभव अंक प्राप्त किए। लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। मैंने तुरंत दोनों स्नो वुल्फ के शवों को अलग किया। इस बार फिर अच्छा लूट मिला। मुझे 2 हरे रंग की भेड़िए की खाल, 134 हिस्से भेड़िए का मांस,
साथ ही भेड़िए की हड्डियां और दांत जैसे कई संसाधन मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज एक नीले रंग ब्लू ग्रेड का समन स्क्रॉल था। डुअल वुल्फ नाइट भर्ती स्क्रॉल से उपयोग करने पर आप तुरंत लेवल 10 के शक्तिशाली डुअल वुल्फ नाइट को बुला सकते हैं। कृपया उपयोग से पहले पर्याप्त भोजन तैयार रखें। अभी अभी मुझे लेवल 5 की इलेना मिली थी और अब लेवल 10 का डुअल वुल्फ नाइट भी मिल गया। मैं मन ही मन बेहद खुश हो गया। इसके अलावा भेड़िए की खाल ठंड से बचाने वाले कपड़े बनाने की मुख्य सामग्री थी। इससे मेरी और लियू मुशुए की सबसे बड़ी समस्या भी हल हो सकती थी। मैंने तुरंत एक भेड़िए की खाल उठाकर ठंड से कांप रही लियू मुशुए के कंधों पर डाल दी। लियू मुशुए ने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुराया और सामने मौजूद कोयले की खान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे ही कब्जा पूरा हुआ, सिस्टम ने सूचना दी, आपने सफलतापूर्वक संसाधन स्थल पर कब्जा कर लिया है। आपको एक किंग फैन ट्रेजर चेस्ट प्राप्त हुआ। उसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी।